नमस्कार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ जॉब। जॉब मंत्रा के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम समझेंगे बजट। बजट के बारे में समझेंगे और बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि टॉपिक स्किप करके आगे बढ़ जाए तो ये बहुत बड़ा आपका गलती साबित होगा एग्जाम के समय। ठीक है, फिर देखते हैं बजट। बजट मतलब होता क्या है? तो जितना टोटल पैसा सरकार के पास आ रहा है और जितना खर्च हो रहा है, इसका जो हिसाब होता है उसको बजट कहते हैं। इसी को बजट कहते हैं। बजट का मतलब हो रहा है सरकार के पास कितने पैसे आ रहे हैं और कितने खर्च हो रहे हैं, इसी के हिसाब को बजट कहते हैं। और ये बजट कब से कब तक रहता है? ये बजट का कब से कब का हिसाब रहता है? तो किसी भी साल में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का हिसाब बजट कहलाता है। ठीक। बजट शब्द संविधान में कहीं नहीं है। उसकी जगह पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वार्षिक वित्तीय करके कुछ है। और किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? तो इसका अनुच्छेद 112 में उल्लेख है। इसको पेश करने का काम वित्त मंत्री करते हैं। और इसके लिए इजाजत किससे लेते हैं? तो इजाजत राष्ट्रपति साहब से लेते हैं। आपको मालूम होगा कि अपना देश आजाद हुए कई साल हो गए हैं। तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार बजट किसने पेश किया। तो ये बात भी आपको याद रखना चाहिए कि सबसे पहले बजट पेश किया था आर के सन्मुखम चेट्टी साहब ने। ठीक, चेट्टी साहब सबसे पहले बजट को पेश किए थे। ठीक। अगला है कि सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया, सबसे कम बार बजट किसने पेश किया, सबसे ज्यादा बार किसने बजट पेश किया, लगातार किसने पेश किया। इससे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, क्योंकि आपके एग्जाम में वन वर्ड वन लाइनर ज्यादा आते हैं तो उसमें इस तरह क्वेश्चंस पूछने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का काम मोरारजी देसाई जी ने किया था, 10 बार, जिसमें से 6 बार लगातार पेश किया। उसके बाद अच्छा, मोरारजी देसाई जी देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे। अगर आपको नहीं याद हो तो थोड़ा दिमाग पर जोर डालिएगा, जनता पार्टी वाले। ठीक। अगले पी चिदम्बरम साहब, ये वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में भी। उन्होंने 9 बार बजट पेश किया। प्रणब मुखर्जी जी ने 8 बार बजट पेश किया था। ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी जी। निर्मला सीतारमण, निर्मला ताई लगातार 8 बार बजट पेश कर चुकी हैं। लगातार सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है? तो निर्मला सीतारमण, 8 बार। लगातार सबसे ज्यादा में कौन रहेगा? निर्मला सीतारमण। दूसरे नंबर पे मोरारजी देसाई, वो 6 बार लगातार किए हैं। ओवरऑल देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा मोरारजी देसाई 10 बार और निर्मला ताई 8 बार। ठीक, आगे देखिए। 1924 में क्या हुआ? क्योंकि उस समय रेलवे चलाना देश के लिए बहुत बड़ा बात था। काफी पैसों का खर्चा आता था। बाकी चीजों का खर्चा उतना था नहीं। तो इस कारण से क्या हुआ कि दो अलग अलग बजट कर दिए। एक रेलवे के लिए अलग कर दिया गया और एक जनरल बजट, सामान्य बजट अलग कर दिया गया। और ये किसके रिकमेंडेशन पे हुआ? तो 1924 में एक्वर्थ समिति के रिकमेंडेशन पर सामान्य बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया। जिस 2016 में विवेक देवराय कमेटी के रिकमेंडेशन पर फिर 2017-18 वाले बजट से देखा जाए तो एक ने जनरल बजट में ही रेलवे बजट को शामिल कर दिया गया। ठीक। तो इससे आपको ईयर याद रखना है, दूसरा समिति का नाम याद रखना है, दोनों का। कौन अलग कराया था? तो एक्वर्थ समिति। और कौन एक में कराया था? तो विवेक देवराय कमेटी, विवेक देवराय समिति। ठीक। कार्य क्या होता है बजट का? तो बजट का कार्य होता है आवंटन का कार्य है कि कुछ कितना सरकारी कंपनियों को देना है, कितना प्राइवेट कंपनियों को देना है, कितना किसका लोन माफ करना है, कौन सी योजना को कहाँ पैसे देने हैं, धन का फिर पुनर्विभाजन करना है, इस प्रकार धन को बांटना है कि जो गरीब अमीर में अंतर है वो थोड़ा कम हो पाए। ठीक। ये सभी कार्य किसके हैं? बजट के। और इस बजट से जुड़े हमको दो शब्दों को भी समझना पड़ेगा। एक है एसेट, जिसको संपत्ति कह सकते हैं, और दूसरा है लायबिलिटी, जिसको देयता कहते हैं। अगर आपके पास संपत्ति है तो समय के साथ उसका मूल्य बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक। और अगर आपको किसी को पैसे देने हैं, देता है, तो ये आपका मूल्य घटाएगा, आपका मूल्य घटाएगा। जैसे मान लो आपको किसी पैसे ब्याज पे ले लियो, तो जिसके पास जा रहा है उसके लिए तो वो एसेट है, लेकिन आपके लिए लायबिलिटी है, आपका मूल्य घटा रहा है, आपके पास से ज्यादा पैसा जाएगा। ठीक। जैसे देयता में आप लोन समझ सकते हो, अगर आपके पास लोन है तो। एसेट में आप एफडी समझ सकते हो। आप किसी लैंड को समझ सकते हो कि ये जमीन है, का रेट हमेशा बढ़ता ही रहता है। जमीन का रेट घटना मैंने नहीं सुना है, बढ़ता तो सब लोग सुने होंगे। ठीक। आगे अब समझते हैं हम बजट को।
बजट के कितने अंग होते हैं? देखिए बजट के दो अंग होते हैं, एक होता है आय और एक होता है पूंजी। ठीक, आय यानी मतलब सरकार के पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं, और आने वाले पैसे कहाँ से होते हैं, सरकार के पास कहाँ से पैसे आएंगे। सरकार के पास आने वाले जो पैसे हैं, जो रिसिप्ट हैं, जो आय का रिसिप्ट है, यानी आय कहाँ से आएगा, रिसिप्ट यानी प्राप्ति, आय की प्राप्ति कहाँ से होगी। सरकार को आय की प्राप्ति होगी टैक्सेस से, और कुछ नॉन टैक्स रिवेन्यू भी है, मतलब कुछ कर से और कुछ बिना कर के भी। जैसे मान लो कहीं क्रिकेट चल रहा है तो वहाँ स्टेडियम में लोग आए हुए हैं, तो वो लोग जब टिकट खरीदेंगे तो उस पर जीएसटी भरेंगे, तो कर दूसरे तरह का कर है। आप रेलवे का टिकट खरीद रहे हो, उससे सरकार की आय हो रही है। ठीक, आप कस्टम ड्यूटी भर रहे हो, उससे सरकार की आय हो रही है। तो सरकार के पास अलग अलग तरह के आय होंगे, और अगर आय है, प्राप्ति है, सरकार के पास पैसे आ रहे हैं तो खर्च भी हो रहे हैं। और रिवेन्यू में ही आए लोग को पैसे देने में भी खर्च हो रहा है, जैसे किसी को सैलरी देना है, पेंशन देना है, ठीक, एम्प्लॉयज को, तो उसमें भी पैसे जा रहे हैं, वो भी व्यय है, एक्सपेंडिचर है, व्यय है। व्यय यानी एक्सपेंडिचर। तो आप देख सकते हो कि जो आय है दो तरह का है, एक तो आएगा, दूसरा जाएगा। आएगा उसको रिसिप्ट यानी प्राप्ति बोलेंगे। जो पैसा आपके पास आ रहा है, जो पैसा आपके पास आ रहा है ठीक, वो आपका एसेट नहीं घटाना चाहिए और लायबिलिटी नहीं बढ़ाना चाहिए। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? आपका एसेट नहीं घटाना चाहिए और लायबिलिटी नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक, एसेट घटाने की बात मतलब आपका ऐसा पैसा ना हो कि आप कुछ बेच के ला रहे हो, ऐसा पैसा इसमें नहीं चलेगा, रिसिप्ट में नहीं चलेगा। और इसमें लोन वाला पैसा भी नहीं चलेगा लायबिलिटी में। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लोन। तो इसमें ऐसा पैसा भी नहीं लाना है जो आप लोन लेके आए हो। ठीक, एक्सपेंडिचर की बात करें तो आप ऐसा पैसा इसमें, ऐसा खर्चा इसमें नहीं होता है जिसमें आप कोई सामान खरीद लो, एसेट संपत्ति बनाओ। अगर हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, आय का जो पैसा आ रहा है उसको कहाँ खर्च करते हैं, उसको हम कहाँ खर्च करते हैं? देखिए हम कहाँ खर्च करते हैं, उसको हम खर्च करते हैं लोगों के वेतन देने में, सैलरी में, पेंशन देने में। तीसरा, आप मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर की, रोड कहीं टूट गया है तो उसमें मेंटेनेंस वगैरह करा रहे हैं, तो ये सभी है। मतलब अगर आप कहीं से पा रहे हो पैसे, रिसिप्ट है आपके पास, तो कहाँ से नहीं होना चाहिए, वो लोन नहीं होना चाहिए। वो आप अपना कंपनी बेच के, कंपनी को बेचने को, कोई ऐसे कंपनी, एक बिल्डिंग का नाम नहीं है, कंपनी के शेयर्स होते हैं। तो आप शेयर जब बेचते हो तो उसको डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। डिस डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और डिस इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनी अपने शेयर्स को बेच रही है, तो आप डिस इन्वेस्टमेंट करके रिसिप्ट वाले में पैसे नहीं ला सकते हो। ठीक, आप लोन लेके रिसिप्ट वाले में पैसे नहीं ले सकते हो, ठीक, रिवेन्यू रिसिप्ट में। ठीक है, और खर्चे भी आप वहां पे नहीं कर सकते, आप सड़कें नहीं बना सकते, स्कूलें नहीं बना सकते हो। उस पैसे को कहाँ खर्च करोगे? आप सैलरी देने में, पेंशन देने में और मेंटेनेंस के काम में। अगर कहीं टूट फूट गया तो वहां पे काम कर लोगे। ठीक, आगे देखते हैं, पूंजी की बात करते हैं, कैपिटल की। कैपिटल यानी होता है पूंजी। तो इसमें अगर आपके पास कहीं से पैसे आ रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट में, तो साधारण बात है कि आपके पूंजी को बेच के आ रहा है। नाम ही है पूंजी प्राप्ति, यानी पूंजी को बेचने से जो प्राप्त हो रहा है। आप लोन ले लिए, आप अपना जमीन बेच दिए, आप डिस इन्वेस्टमेंट कर दिए, यानी आपकी जो कंपनी थी उसके शेयर्स बेच दिए, तो आपकी पूंजी, तो आपकी जो संपत्ति हो तो घट रही है, और आपका देयता बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोन ले रहे हो तो आपको देना पड़ेगा, तो देयता बढ़ रहा है। ठीक, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी पूंजी का व्यय होना, खर्च होना। तो पूंजी कहाँ पे खर्च होगा? पूंजी के लिए खर्च हो रहा, सिंपल सी बात है। जब पूंजी के लिए खर्च होगा तो आपका संपत्ति जो होगा वो बढ़ेगा। आप रोड बनवाओगे, आप लोन ग्रांट करोगे, आप स्कूलें बनवाओगे, तो ये सभी किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। आप जब लोन किसी को ग्रांट कर रहे हो, अपने लोन का पेमेंट कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है? आपकी देयता घट रही है। आप ब्याज सहित लौटा दिए, आपकी देयता घट गई, तो लायबिलिटी घट रही है आपकी। ठीक, तो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखेंगे। ऐसे पैसे जिससे आप हल्के हो रहे हो, जिससे आपका फायदा हो रहा है, जिससे आपकी पूंजी बढ़ रही है, तो उस खर्च को हम लोग क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जो दिनचर्या के खर्चे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे धन जो प्राप्त हो रहे हैं, वो टैक्स से प्राप्त हो रहे हैं, कमाई से प्राप्त हो रहे हैं, उसको रिवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। और ऐसे धन जो आपको प्राप्त हो रहे हैं अपनी पूंजी को, अपने संपत्ति को बेचने पर, उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और इसको देख लीजिएगा। आपको मालूम होगा कि संविधान के अनुच्छेद
112 में यूनियन गवर्नमेंट द्वारा पेश किए जाने वाले बजट के बारे में चर्चा की गई है। उसी प्रकार राज्य सरकार भी अपना हर साल बजट पेश करते हैं, पर उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है और ये थोड़ा ट्रिकी होगा, कई लोग नहीं लगा पाएंगे। तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 202 के तहत राज्य सरकार भी बजट पेश करती है। राज्य सरकार भी बजट पेश करती है, राज्य सरकार। ठीक, आगे देखते हैं राजस्व डेफिसिट यानी क्या होता है। डेफिसिट यानी होता है घाटा। डेफिसिट यानी होता है घाटा। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। मैं लिख दे रहा हूं घाटा। ठीक, तो देखिए कितने प्रकार के घाटा है, कितने प्रकार के घाटा है, जरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा रेवेन्यू डेफिसिट, यानी हमारा जो आय और व्यय का बीच का जो तालमेल है वो बैठ नहीं पा रहा है, ज्यादा खर्च हो जा रहा है, कमा कम रहे हैं। इस वाले सिचुएशन को क्या कहेंगे, इस वाले सिचुएशन को कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। तो पहला घाटा जो है वो है रेवेन्यू, रेवेन्यू डेफिसिट, जिसको हिंदी में कहते हैं राजस्व घाटा। देखिए जरा, देखिए तो रेवेन्यू डेफिसिट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर है, हमारा जो टोटल खर्चा है, टोटल रिवेन्यू, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी जो हम कुल राजस्व व्यय कर रहे हैं, कुल राजस्व व्यय, राजस्व व्यय। आपको मालूम होगा राजस्व रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो सभी चीजें आती हैं जो डेली खर्चों के लिए है। उसमें से अगर हम कुल टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट को सब्ट्रैक्ट कर ले, कुल राजस्व प्राप्ति, जितना टोटल टैक्स हमको मिल रहा है, कुल राजस्व प्राप्ति जितना सरकार टोटल कमा रही है उसको इसमें से घटा ले। सरकार जितना खर्च कर रही है उसमें से सरकार जितना कमा रही है उसको घटा लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रेवेन्यू डेफिसिट। मान लो सरकार कमा रही है 100 रुपए और खर्च कर ली 150, घटाए तो कितना मिला 50। तो ये जो 50 रुपए है इसको क्या कहेंगे हम लोग, रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे, राजस्व घाटा कहेंगे। सरकार की असल कमाई क्या होती है, असल कमाई, तो असल कमाई सरकार की होती है यही टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट, कुल राजस्व प्राप्ति, जितना सरकार राजस्व पा रहा है यही है सरकार की असली कमाई है। बाकी अपने एसेट्स बेच देना, लोन ले लेना, ये कोई कमाई थोड़ा है। ठीक, अगला है बजट डेफिसिट, बजट घाटा। ये बजट घाटा क्या होता है जरा समझ लेंगे। बजट डेफिसिट, करंट अफेयर जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स में छोटी छोटी बातें हम लोग कवर कर लिया जाएगा। बजट डेफिसिट जरा देखेंगे, बजट डेफिसिट के बारे में, बजट घाटा, बजट, बजट घाटा। कल तो धूप हुआ था, पता नहीं आपके यहाँ हुआ था कि नहीं। बजट घाटा सबसे साधारण है इन सभी में से। बजट घाटा में सबका हिसाब होता है एक ही बार में, टोटल जितना है उतना गया, बात खत्म। जैसे इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे कि सरकार की कुल टोटल खर्चे, टोटल एक्सपेंडिचर, सरकार के पास कुल कितने पैसे आ रहे हैं माइनस सरकार से कुल कितने पैसे खर्च हो रहे हैं माइनस टोटल रिवेन्यू, माइनस टोटल रिवेन्यू, या फिर रिसिप्ट बोल सकते हैं, टोटल रिसिप्ट घटाई। ठीक, यानी कुल व्यय सरकार का टोटल कितना खर्चा हुआ माइनस कुल प्राप्ति सरकार की टोटल कितनी कमाई हुई किसी भी ढंग से, चाहे वो लोन लेके ही क्यों ना हो। कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति से जो मिलेगा उसको कहेंगे बजट घाटा, बजट डेफिसिट। ठीक है, अगला जिस पर कभी कभी इंडियन मीडिया बात कर लेती है वो है फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल, फिस्कल डेफिसिट, जिसको हम लोग कहते हैं राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। जरा समझेंगे राजकोषीय घाटा के बारे में बहुत गहराई से। राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा का मतलब होता है कुल जितना खर्चे हो रहे हैं, कोई भी खर्चा हो, किसी भी तरह खर्चा हो, चाहे आप लोन का पेमेंट कर रहे हो, चाहे आप बिल्डिंग बनवा रहे हो, कोई किसी भी तरह खर्चा हो, चाहे आप दिनचर्या वाले पेंशन सैलरी देने वाले खर्चे हैं, एक तरफ कर दो।
दूसरा तरफ टोटल कमाई कर दो, ठीक, टोटल कमाई, बस उस कमाई को छोड़ दो जो आप लोन लिए हो, उस कमाई को छोड़कर हर कमाई को इसमें जोड़ दो। उसी को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। आप डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप अपनी कंपनी को बेच रहे हो, ठीक है, लोन ले रहे हो, उसको छोड़कर हर कमाई को किस में जोड़ेंगे? फिस्कल डेफिसिट में। यानी हम पहले देखेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, कुल खर्चा कितना है, और अपने कुल व्यय में से घटाएंगे किसको? टोटल रिसिप्ट को, टोटल रिसिप्ट को। और किसको इसमें से छाट दे रहे हैं? किस रिसिप्ट को? यानी लोन वाला को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग लोन, एक्सक्लूडिंग लोन्स, ठीक। यानी व्यय कुल व्यय में से घटा लेंगे कुल प्राप्ति को, कुल जितना खर्चा हुआ है उसमें से घटा लेंगे किसको? जितना प्राप्त हुआ है उसको। और प्राप्ति में किसको नहीं जोड़ रहे हैं? प्राप्ति में किसको नहीं जोड़ रहे हैं? तो लोन से मिलने वाले पैसे को, लोन से प्राप्त धन, लोन से प्राप्त धन को छोड़कर, धन को छोड़कर। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जस्ट इसके ऊपर वाले में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो इसमें हम टोटल देख ले रहे थे, कोई इसमें शर्त नहीं था, पर यहाँ पे शर्त है। क्या शर्त है? कि हम लोग लोन से प्राप्त धन को नहीं दिखेंगे। अच्छा, व्यय में लोन वाले लोन का जो पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट हर साल सरकार पे करती है, क्या उसको व्यय वाले में देखेंगे? तो जी हाँ देखेंगे, व्यय वाले में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन खर्चा करते समय नहीं देखेंगे, ठीक। देखिए जरा, प्राप्त करते वक्त देखेंगे, हमको लोन से पैसा नहीं चाहिए, ठीक। अगला होता है एक और तरह का, जिसको प्राथमिक घाटा कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। तो भी जरा देख लीजिए, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, बन गया प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। अच्छा आप लोग बताइए, पढ़ाई ठंड में चल रहा है ना? आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दिया कीजिए, हम कमेंट को पढ़ते हैं। अगर पढ़ाई चल रहा हो तो ही बताओ, ना चल रहा हो तो ही बताओ। पढ़ाई करते रहना है, ठंड पड़े ना पड़े। ऑफिसर ग्रेड का अगर जॉब पाना है तो लगातार मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, प्राथमिक घाटा का मतलब क्या होता है? इसमें फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देते हैं। यानी जो हमारे राजकोषीय घाटा है, जो ये राजकोषीय घाटा है, इसमें क्या करते हैं, जितना फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट, जिसको हिंदी में राजकोषीय घाटा कहते हैं, इस फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट जो सरकार पे कर रही है लोन्स का, इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट, जैसे आपको ये वाला बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? ये वाला बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? ठीक, इस वाले को बनाने का सिंपल सा तरीका है कि आप, यहाँ पर मैं पहले लिख दे रहा हूँ कि आप राजकोषीय घाटे में से, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज, ब्याज पेमेंट को क्या बोलेंगे? ब्याज चुकाना वाला, ब्याज चुकाया धनराशि घटा देंगे, धन राशि इसमें से घटा देंगे। अच्छा एक और बात है, आप ये निकाल कैसे रहे हो? फिजिकल डेफिसिट हम लोग कैसे निकाल रहे हैं? तो हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट कर रहे हैं, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति कर रहे हैं। उसी में इसको भी घुसा देंगे। कैसे घुसाएंगे? देखिए जरा, हम लिख लेंगे कि कुल व्यय जो है, कुल जो खर्चा है, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, कुल प्राप्ति। और प्राप्ति वाले में कैसा प्राप्ति? लोन से प्राप्त धन को छोड़कर, लोन से प्राप्त धन को छोड़कर, प्राप्त धन को छोड़कर, लोन से प्राप्त धन को छोड़कर, इसमें से और घटा देंगे। किसको हटाएंगे? और इसमें से किसको और घटा देंगे? इसमें से किसको और घटा देंगे? तो इसमें हम घटा देंगे ब्याज चुकाया धनराशि, ब्याज चुकाया धन राशि को इसमें घटा देंगे। किसका ब्याज है बाबू? लोन का ब्याज है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट में से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को घटाएंगे तो हमको प्राथमिक घाटा मिल जाएगा, ठीक। अगले लेक्चर में हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई पर विशेष ध्यान बनाए रखिए। कोई भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक। क्वेश्चंस की जहां तक बात है तो अगले लेक्चर में फिर क्वेश्चन कवर कर लिया जाएगा। पीछे तो हम लोगों ने क्वेश्चन कवर किए ही थे, ठीक। अगले लेक्चर में फिर क्वेश्चन कवर कर लिया जाएगा। वैसे अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है मनी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इन इंडिया, ठीक है। चलिए पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखिए।